वो मैं जनेन जी से बाद में जाऊंगा, पूछूंगा, वो जवाब देंगे आपको। पूनम जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार किस पॉइंट तक ये लेके जाना चाह रही है? आपके विरोध धरना प्रदर्शन जारी है और 2020 से आप लोग लड़ रहे हैं, इसमें 21 से। आपको क्या लग रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने मान लिया, डबल बेंच ने मान लिया, सरकार नहीं मान रही है, अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये लड़ाई जो सड़क से सदन तक की चल रही है सर, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये जीत हमारी किसी एक जगह से नहीं हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हमें जीत मिली। वहां जब पता चला, अंदेशा हुआ कि इसमें आरक्षण का घोटाला बड़े स्तर पे हुआ है, तो उन्होंने पॉइंट नंबर आप 10 उनकी रिपोर्ट देखिए, पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि 27% की जगह 3.8% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो इस पे उन्होंने एक ऑर्डर दिया और कहा कि अधिकारियों से इस पे न्याय देने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारे जो जो वहाँ पे डीजी साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसे जो रिपोर्ट्स आती हैं वो हमारे यहाँ कूड़े के ढेर में डली रहती हैं। वहां से फिर हम लोगों को न्याय की उम्मीद खत्म हो गई। इसके बाद हम लोग सिंगल बेंच में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद वहां भी हमें न्याय मिला। कहा भी गया कि आप पूरी लिस्ट को रिविजिट करिए और दोबारा से उसमें जो लिस्ट थी वो जारी करिए, और जो भी मूल चयन सूची है उसमें गुणांक, कैटेगरी सबको दिखाइए। लेकिन मूल चयन सूची हमें तब भी नहीं दी गई। इसके बाद फिर हम लोग डबल बेंच में अपनी लड़ाई को लेके गए। वहां से भी जैसा 13 अगस्त को आदेश आया, वहां भी हमें एक सामाजिक जीत की मतलब न्याय मिला और संघर्ष की जीत हुई। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, आज जैसे शिक्षक दिवस है, तो आज हम शिक्षकों को अपने विद्यालय में होना चाहिए था, जो कि आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और सत्ता पक्ष को भी सोचने की जरूरत है कि कहाँ इनका लूप पाल रहा है, कहाँ ये लोग कमी कर रहे हैं जिससे हमें न्याय ना दे पाने में ये विफल हो रहे हैं, कहाँ इसमें राजनीति हो रही है। जैनैन जी से मेरा सवाल है कि सर, सबसे पहले तो आप लोग इस पे राजनीतिकरण ना करें। हमारे किसी भी आंदोलन में विपक्ष का कोई भी एक भी व्यक्ति आप दिखा दीजिए। हमें अपने सिर्फ अपना न्याय पाने के लिए लड़ाई है। हमारा आंदोलन हमें अपनी नौकरी पाने के लिए है। हमें ठीक राजनीति है, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है पूनम जी, आपका सवाल आ गया। मैं सुशील यादव जी के पास जाता हूं। सुशील यादव जी, जुड़ने के लिए आवाज आ रही है? सुशील जी, सुशील यादव जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आवाज सर। बस 2 मिनट आप मेरी बात ये बताइए कि आज शिक्षक दिवस पे आप 50,000 शिक्षा मित्र जमा है, क्यों जमा है? मेरे साथ पैनल पे जो सरकार में, और कभी आपकी आवाज हमेशा उठाते रहे, नहीं तो अभी टोक देंगे, हम अभी भी उठा रहे हैं, वो भी मौजूद है और विपक्ष भी मौजूद है। तो आपकी मांगे क्या हैं कि 13,000 से बढ़ाकर, क्या उसमें कोई कानूनी पछड़ा है क्या जो नहीं बढ़ पा रहा है? जहां तक मेरी जानकारी है, हाईकोर्ट ने तो कहा है कि इतने कम मानदेय में खर्चा नहीं चल सकता है, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, कमेटी गठित हो। क्या हुई? अब पूरा आप हमारे दर्शकों और हमारे पैनलिस्ट को बताएं। जी नमस्कार सर, और जितने भी पैनल में बैठे हैं सबको सादर नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। देखिए, उत्तर प्रदेश के लगभग 1,47,000 शिक्षा मित्र अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान है। अब सबकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर हो गई है, 15 साल, 20 साल, और बहुत सारे लोग रिटायर होना शुरू हो गए हैं जो अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा मित्र बने थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक बहाना है। सरकार जब चाहे तब समान कार्य समान वेतन दे सकती है, शिक्षित दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शिक्षा स्नातक है, बीटीसी है, और 60,000 शिक्षा में तो टीईटी भी पास है। यहाँ तक कि हमने भी 40 साल की उम्र में 2 बार प्राइमरी की टीईटी और 2 बार जूनियर की टीईटी 111, 115 नंबर ला करके पास किया, और अपने साथ 24 साल के, 22 साल के बच्चों के साथ बैठ करके पास किया। उसके बाद भी अगर हमको अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार अगर चाहे तो हम शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान दे सकती है, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो जैसे होमगार्ड को पुलिस का स्केल मिलता है, वैसे शिक्षा मित्र को शिक्षक का भी वेतनमान मिल सकता है।
लेकिन अब सरकार नहीं कर रही है। सरकार जब चाहेगी तब करेगी, सरकार करेगी जरूर, आज नहीं करेगी तो कल करेगी, क्योंकि शिक्षा मित्र 10,000 रुपए में 70,000 80,000 के बराबर अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ बराबर काम करते हैं। हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, ना हमें किसी से कोई परेशानी है। हमें सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए कि 10,000 रुपए में एक योग्यताधारी शिक्षा मित्र कैसे अपने परिवार को चलाए। 24 साल सर हमको हो गए पढ़ाते हुए, आज भी आप हमसे पढ़वा रहे हैं। जब आप हमको 2200 देते तब भी शिक्षा देते थे हम, जब आप हमको 3500 देते तब भी हम शिक्षा देते थे, जब आपने हमको सहायक अध्यापक बनाया तब भी हम शिक्षा देते थे। आज हमको 10,000 दे रहे हैं तब भी हम शिक्षा ही दे रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और स्कूल के वो सारे काम कर रहे हैं जो शिक्षक करते हैं, सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी जैसे कमेटी की बात आपने कही, 18 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इको गार्डन में संगठन द्वारा किया गया था, जिसमें आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश पर डायरेक्टर बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें मिड डे मील के निदेशक थे, इसमें सचिव परीक्षा नियामक थे, जिसमें आदरणीय उप निदेशक थे, संयुक्त निदेशक थे और SCRT के डायरेक्टर थे। सारे लोगों को मिलाकर के कमेटी बनाई गई थी 12 नवंबर 2023 को। उसकी पहली बैठक 24 नवंबर को हुई, दूसरी बैठक 29 नवंबर को हुई, तीसरा एक 27 दिसंबर को लेटर जारी किया गया कि कमेटी के जो मेंबर हैं वो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक होगी, और उस बैठक का डिक्लेरेशन किया गया कि 18 जनवरी को होगी। हम लोगों ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ बैठिए, जो हमारी समस्या है समझ लीजिए। उसी बीच में 12 जनवरी को हाईकोर्ट इलाहाबाद से एक आदेश आता है कि इन शिक्षा मित्रों को जीविका के अनुसार कम से कम महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाइए, इस पर विचार करिए। तो उसमें हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा। अब सरकार ने क्या किया कि जो हम लोग हमारे प्रोटेस्ट के दौरान कमेटी बनी थी, उसी कमेटी का आधार हाईकोर्ट में लगा दिया कि हमारी कमेटी बनी हुई है और इस पर विचार कर रहे हैं सहानुभूति पूर्वक, जिस पर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब भी दिया कि हमने एक कमेटी बनाई है हाईकोर्ट के निर्देश पर, और जो उसका प्रपोजल होगा उस पर सरकार विचार करेगी। 18 जनवरी को हमारी बैठक हो गई, सर कमेटी ने प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल को ऊपर शासन सरकार तक भेजा गया, लेकिन वो 14 मार्च को डीजी महोदय ने हम लोगों को बुलाया और ये कहा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, चुनाव से पहले आपके लिए कोई निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में बहुत से संविदा कर्मचारी हैं। अगर एक संविदा कर्मचारी का मानदेय बढ़ाया गया या कोई अच्छा काम किया गया तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद आपका काम होगा। हमने इंतजार किया, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, 12 जून से हमने फिर पैरवी शुरू कर दी। 12 जून से लेकर के 5 जुलाई तक लगातार हम लोगों ने पैरवी की, लेकिन लास्ट में हर जगह जहां जहां गए, हम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिले, हम विशेष सचिव से मिले, हम अभी आपको क्या लग रहा है सुशील, थोड़ा सा उसको कट कीजिए। मैं समझ रहा हूं आप लोगों का संघर्ष लंबा है और मैं उसको काटना नहीं, लेकिन जैनेन जी से इन सब चीजों की बात पूछनी है। अभी आपको कहां लग रहा है कि सरकार क्यों ढीला हवाली कर रही है, किस बात का आपको वो देती है आधार की अभी हम नहीं कर सकते, क्या कह रही है? उसी में आ रहे थे कि सबसे मुलाकात हुई तो सभी लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलिए। हमने तमाम बार समय मांगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांगा, माननीय विधायक लोगों से उनके माध्यम से मांगा, माननीय MLC महोदय के माध्यम से मांगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। तो एक दिन जा करके जनता दरबार में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने कहा महाराज जी, हम लोगों की जिंदगी बचा लीजिए, थोड़ी जिंदगी बची है, कुछ ऐसा मानदेय कर दीजिए कि हमारा परिवार चल जाए। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को हटाया था ना। हमने कहा जी महाराज जी हटाया था, लेकिन आपने रखा, आपका धन्यवाद है, आपका आभार है, लेकिन अब 10,000 में परिवार नहीं चल पा रहा। उन्होंने कहा ठीक देखेंगे। ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। और अभी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी से माननीय MLC है मेरठ के शिक्षक प्रकोष्ठ के आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, उन्होंने हमको ले जाकर के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात कराई, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी से मुलाकात कराई। उन लोगों ने एक ही बात कही कि आप लोगों की समस्याएं समाधान होनी चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और वो करना भी चाहते हैं। आप लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। अब समय नहीं मिल रहा तो कैसे मिलने,
तो ठीक है, आज मैं का देखता हूं, जो हमारा जैनेन्द्र जी से बात करते आज हूं। आज का प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात का था कि हमको माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दीजिए, हम कोई मांग नहीं मांगेंगे। तो आप हम शाम मुख्यमंत्री को से जाने वाले थे सुशील जी, जैसा मेरे पास हमारे संवाददाता वहां से रिपोर्ट कर रहे थे कि आज शाम को आप लोगों का मार्च था इको गार्डन से मुख्यमंत्री के आवास तक, तो वो स्थगित हो गया कि हो रहा है? जी, हमने ऐलान किया था 2 बजे कि अगर 3 बजे तक हमारी वार्ता मुख्यमंत्री से नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के लिए कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हम मिलना चाहते हैं, केवल उनका आशीर्वाद चाहते हैं, बस हमें कोई मांग नहीं माननी है। तो 2:30 बजे ही प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को ले जा करके 5 कालिदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचाया और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री NKS चौहान जी से हमारी मुलाकात कराई, हमारा पत्र दिलाया और माननीय ओएसडी महोदय ने, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस बात को माना है और इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री जी आपके प्रकरण में विचार कर चुके हैं, जल्दी ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं? हमने कहा केवल मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा 3 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, जैसे ही आएंगे हम प्रयास करेंगे आपकी मुलाकात हो जाए और अधिकारियों को निर्देश दे करके कुछ चीजें आपकी हो तो रही हो मतलब जाए। अभी आप 3 दिन तो शांत रहेंगे? 3 नहीं दिन? सर, हम वहां से लौट के आए तो अपने शिक्षा मित्र साथियों से हमने पूछा कि ये स्थिति है, इसमें हम लोग क्या करें? तो हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने कहा कि हम कई बार वापस जा चुके हैं, अब हम वापस उस दिन जाएंगे जिस दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब हमारे 4 दिन साथी का इन रुके लोग का हुए हैं। 8 तारीख तक का प्रोग्राम तय है।